हेलो स्टूडेंट्स, कैसे बच्चों आप लोग। तो नीट 2021 के लिए बच्चों अपन ने बहुत प्यारा सा डीटीएस का शेड्यूल बना रखा है। उसमें बायो के टेस्ट हो रहे हैं यूनिट वाइज, केमिस्ट्री के टेस्ट हो रहे हैं यूनिट वाइज, फिजिक्स के टेस्ट हो रहे हैं यूनिट वाइज। हमने पूरे बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री के शेड्यूल को बच्चों 8 टेस्ट में 8 यूनिट्स में डिवाइड कर रखा है। तो आपको इंडिविजुअली B1 से लेके B8 तक टेस्ट देने को मिलेगा, C1 से लेके C8 तक टेस्ट देने को मिलेगा बच्चों, P1 से लेके P8 तक टेस्ट देने को मिलेगा। इसमें आपकी पूरी फिजिक्स, पूरी केमिस्ट्री और पूरी बायोलॉजी बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएगी। इनके साथ साथ हमारे पास कुछ PCB या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो PCB1, PCB2 इस तरीके से भी हम आपके कोर्स बार बार रिवाइज कराएंगे। तो अगर ये शेड्यूल हमारा बहुत प्यारा सा आप फॉलो कर लेते हैं तो आपका कोर्स कम से कम 2 बार रिवाइज करवा देंगे हम। एक बार यूनिट वाइज करवा देंगे, एक बार PCB में करवा देंगे और फिर लास्ट में हम 4-5 मेजर करवाएंगे। तो उसमें भी आप 3 से 4 बार और कोर्स रिवाइज कर सकते हो। तो इसी श्रृंखला में बच्चों ये P1 का सॉल्यूशन ये आप लोग देख सकते हैं। P1 फिजिक्स का पहला यूनिट में हमने बांट रखा है फिजिक्स को 8 यूनिट्स में। उसमें पहली जो यूनिट है जिसमें एरर, डायमेंशंस, बेसिक मैथ्स, वेक्टर, प्रोजेक्टाइल मोशन और NLM फ्रिक्शन, इसको हमने P1 बोला है। इसी के जो क्वेश्चंस हैं उसी का हम डिस्कशन कर रहे हैं, वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो होपफुली आप लोगों ने टेस्ट दे दिया होगा अच्छे से, ईमानदारी से। और अगर आपको कोई डाउट है बच्चों तो इस सॉल्यूशन को आप अच्छे से देख लीजिए। आइए हम P1 का सॉल्यूशन वो चालू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जैसे कि आप देखेंगे बच्चों, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है। वर्क पावर एनर्जी से भी इसको रिलेट कर सकते हो, लेकिन प्रोजेक्टाइल मोशन या प्रक्षेप्य गति का ये सवाल है। क्वेश्चन ने बोला हुआ है कि h ऊंचाई, h हाइट है अपने पास किसी टावर की, किसी मीनार की h हाइट है और इस h हाइट से अपन 3 पार्टिकल्स को, 3 कणों को फेंकते हैं और तीनों की चाल, तीनों की स्पीड सेम दे रखी है। एक को हॉरिजॉन्टली फेंकते हैं, क्षैतिज फेंकते हैं, तो एक को हॉरिजॉन्टली फेंका हुआ है u स्पीड से, u चाल से, और एक को वर्टिकली अपवर्ड, एक को ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका हुआ है और एक को वर्टिकली डाउनवर्ड, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर फेंका गया है। फाइनली किसकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी, अंत में किसकी चाल सबसे ज्यादा होगी, वो हमें बतानी है। इसका ओरली आपने अगर नोट्स पढ़े होंगे जो मैंने पढ़ाए हैं आपको, तो आपको मैंने बता रखा है उसमें बच्चों कि अगर आपको अंतिम ऊर्जा, फाइनल एनर्जी देखनी है तो आप मतलब फाइनल स्पीड अगर आपको देखनी है तो आप डायरेक्टली एनर्जी देख लीजिए, आप डायरेक्टली ऊर्जा देख लीजिए। जिस कण की एनर्जी, जिस पार्टिकल की एनर्जी या ऊर्जा सबसे ज्यादा होगी उसी की फाइनल एनर्जी भी या फाइनल स्पीड भी सबसे ज्यादा होगी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि शुरुआत में सबकी एनर्जी सेम है, चाहे इस पार्टिकल, इस कण की बात करो, ये h ऊंचाई पर है तो एनर्जी mgh भी है और एनर्जी या ऊर्जा 12mv² भी है। और दूसरे कण की, दूसरे पार्टिकल की बात करो, वो भी सेम हाइट पर है, समान ऊंचाई पर है, उसकी भी mgh प्लस 12mv² एनर्जी होगी। तीसरे पार्टिकल, तीसरे कण की बात करोगे, उसकी एनर्जी, उसकी ऊर्जा भी mgh प्लस 12mv² है। तो तीनों की इनिशियल एनर्जी, तीनों की प्रारंभिक ऊर्जा समान है, इसीलिए तीनों की अंतिम ऊर्जा, तीनों की फाइनल एनर्जी भी सेम रहेगी। इसीलिए ऑल विल हैव सेम स्पीड, तीनों कणों की अंतिम चाल सेम रहेगी। ये एक तरीका है करने का, वरना इतना अगर ज्ञान नहीं हो आपको तब भी आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बताओ, एक पार्टिकल को आपने सीधे फेंका है ना, एक कण को आपने क्षैतिज फेंका है। अब u से अगर आप इसे फेंकोगे ना तो क्षैतिज चाल, हॉरिजॉन्टल स्पीड तो इसकी सेम रहेगी और ऊर्ध्वाधर या वर्टिकल में ये नीचे गिरेगा तो वर्टिकल स्पीड इसकी कितनी आएगी, √2gh आएगी। तो बताइए इसकी टोटल स्पीड कितनी हो जाएगी, इसकी कुल स्पीड कितनी हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों लंबवत हैं, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो इनका परिणामी, इनका रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, u² + 2gh, यही आ जाएगा ना, a² + b²। तो जिस कण को क्षैतिज फेंका, जिस पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल फेंका, यही उसकी स्पीड, यही उसकी चाल हो जाएगी। अब जिसको आपने ऊपर फेंका है या नीचे फेंका है, इन दोनों के लिए आप गति का तीसरा नियम, इन दोनों के लिए आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते थे, v² - u² बराबर 2as। तो a की वैल्यू -g होती और s की वैल्यू -h होती, तो वो माइनस माइनस कैंसिल हो गया। देखो यहाँ से भी v² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, u² + 2gh, या v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट के अंदर u² + 2gh। तो इन दोनों के लिए ही
फाइनल स्पीड, अंतिम स्पीड ये आ रही है, जिसको क्षैतिज फेंका है, जिसको हॉरिजॉन्टल फेंका है, उसकी स्पीड भी यही आ रही है, सेम दिख रही है आपको। तो बहुत सारे तरीके से सवाल करने के, कुछ तरीके मैंने बता दिए, किसी भी तरीके से आप करो आंसर यही आएगा इसका, है ना। सभी कड़ों की चाल समान, फाइनली दे विल हैव सेम स्पीड। तो ये पहला क्वेश्चन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों अपन। और अगले क्वेश्चन की अगर आप बात करते हैं तो इसमें बोला हुआ है कि ये जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल के बारे में आपको बोला गया है, दो बॉल्स हैं और ये 30 डिग्री और 45 डिग्री पर फेंकी गई है ना। और क्वेश्चन ने बोला हुआ है कि हाईएस्ट पॉइंट पर रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटी। तो याद रखना है, प्रक्षेप्य गति में, प्रोजेक्टाइल मोशन में हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड होती है u cos थीटा। u क्या है? प्रारंभिक स्पीड, इनिशियल स्पीड। थीटा क्या है? इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, प्रारंभिक कोण। तो आपको ये बोला हुआ है कि हाईएस्ट पॉइंट पर इफ बोथ हैव सेम वेलोसिटी, तो सेम वेलोसिटी है, अधिकतम ऊंचाई पर कणों का वेग समान दिया हुआ है, तो कर दीजिए। एक के लिए क्या लिखोगे? u1 cos 30 और दूसरे के लिए क्या लिखोगे? u2 cos 45, है ना। क्वेश्चन ने बोल रखा है कि हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड सेम है इनकी, तो कर दीजिए स्पीड बराबर, आंसर आ गया u1 cos 30 √3/2 आ जाएगा और u2 cos 45 1/√2 आ जाएगा। यहाँ से u1/u2 तुमसे पूछा गया है, तो u1/u2 अगर आप देखोगे तो ये √2 से इसको कैंसिल करोगे, √2 तो √2/√3, √2/√3 ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, पॉइंट याद करना पड़ेगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं बच्चों अपन। तो थर्ड क्वेश्चन जो दिया गया है, उस थर्ड क्वेश्चन में बोला गया है कि वो इस थर्ड क्वेश्चन में बच्चों अगर अपन देखें तो क्वेश्चन ने कहा हुआ है कि एक लड़के ने बॉल थ्रो कर रखी है और ये बॉल थ्रो कर रखी है कितनी, मैक्सिमम हाइट इसकी दे रखी है 10 मीटर। तो हाइट का फॉर्मूला होता है बच्चों, हाइट का फॉर्मूला था u² sin² थीटा ये अपॉन 2g, ये हाइट का फॉर्मूला था। और क्वेश्चन ने बोल रखा है मैक्सिमम हाइट दे रखी है, मतलब 90 डिग्री पर जब इस लड़के ने फेंका इसे, तो हाइट की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, u²/2g, और ये वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 10 मीटर के बराबर, है ना। तो लड़का जो है वो ज्यादा से ज्यादा कितनी ऊंचाई तक फेंक सकता है बॉल को, 10 मीटर तक फेंक सकता है। उसके बाद आपसे ये कहा गया है कि अब इसी लड़के ने इस बॉल को थ्रो किया तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, मतलब क्षैतिज परास, रेंज ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है। तो रेंज का फॉर्मूला u² sin2 थीटा अपॉन g होता था, वो भी मैक्सिमम कब होता है, 45 डिग्री पर होता है, और कितना होता है, u²/g होता है। तो u²/g की वैल्यू पूछी गई है, तो u²/g की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, u²/g कितना हो जाएगा, 2 उधर ले जाओ, 20 आ जाएगा। बस यही इसका आंसर हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन का। ठीक है ना। तो सारी चीजें बहुत देख लीजिए, बैलेंस पेपर है, समझ लीजिए क्या क्या चीजें आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। तो अगला क्वेश्चन अगर अपन देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों ये कहा गया है कि पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, एक कण विरामावस्था से गति प्रारंभ कर रहा है, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, एक्सीलरेशन या त्वरण कांस्टेंट दिया हुआ है और d डिस्टेंस चलने में 10 सेकंड लेता है। अगला d में कितना समय लेगा। तो रिजल्ट हमें याद होना चाहिए, जब u 0 होता है, a कांस्टेंट होता है, तो सेम डिस्टेंस होने पर, है ना, अगर आपसे हम बोले कि s या डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन सेम है, तो टाइम का रेशियो हम याद करवाते हैं क्लास में, 1 √2 - 1 √3 - √2 √4 - √3, ये याद होना चाहिए। याद है तो आंसर आ गया। तो इसमें क्या है, दो डिस्टेंसेस सेम है, तो पहले दो रेशियो ले लो। तो t1/t2 का रेशियो होता है 1/√2 - 1, बस ये आंसर आ गया। t1 की वैल्यू 10 दे रखी है, दूसरे t2 की वैल्यू पूछी हुई है 1/0.41 लिख सकते हो इसे आप। तो √2 की वैल्यू कितनी होगी, √2 की वैल्यू 1.414 होती है बच्चों। तो √2 की वैल्यू अगर 1.41 है, उसमें से 1 माइनस कर दिया तो 0.41 बाकी रह गया। t2 का आंसर आ गया आपके पास, 4.1 सेकंड आ जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, बस यही इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। तो अगले प्रश्न में बोला गया है कि अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट 180 मीटर। तो 180 मीटर की ऊंचाई से
आपने मुक्त कर दिया है एक कण को, रिलीज कर दिया है, तो u है नहीं इसके पास, तो ये कितना चलेगा, हाफ ए टी स्क्वायर चलेगा। एस इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, यू की वैल्यू 0 है, तो चलना कितना है 180, हाफ ए की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, g के बराबर, और g कितना मान लिया, 10 मान लिया, t स्क्वायर आ गया, 0 से 0 कैंसिल हुआ, t स्क्वायर कितना आ गया 36, t की वैल्यू कितनी आ गई 6, तो 6 सेकंड में ये नीचे गिर जाएगा। ऐसा ठीक है ना, पहली लाइन से हमें पता लगा 180 मीटर चलना है तो 6 सेकंड में नीचे गिर जाएगा। लेकिन हमसे पूछा गया है कि 55 मीटर, आखिरी 55 मीटर चलने में कितना समय लेगा, तो आखिरी 55 मीटर चलने में कितना समय लेगा, तो ये बताइए 180 नीचे गिर रहा है, तो ये रहे आखिरी 55 मीटर, तो अगर ये आखिरी 55 है तो मतलब गिरना कितना है इसको, ये 180 में से 55 माइनस कर दो तो वो 125 आ जाएगा, है ना, 180 माइनस 55। तो अपने से ये पूछा गया है कि आखिरी 55 मीटर चलने में कितना समय लेगा, तो आप ये निकाल लो कि 125 गिरने में कितना समय ले रहा है। 125 गिरने के लिए हाफ ए टी स्क्वायर लगाओ, 125 बराबर हाफ ए की वैल्यू 10 इंटू टी स्क्वायर, 2 से इसको कैंसिल करोगे 5 और 5 से इसको कैंसिल करोगे 25, टी स्क्वायर 25 यानी टी का मान 5 सेकेंड, तो 5 सेकेंड में वो 125 मीटर गिर जाएगा। तो बताओ पूरा गिरने में उसने कितना समय लिया, 6 सेकेंड का। 125 मीटर गिरने में कितना समय लिया, 5 सेकेंड का। तो फिर ये 55 मीटर चलने में कितना समय लेगा, ये पूरा 6 सेकेंड है, ये 5 सेकेंड है, तो आखिरी 55 मीटर किस में चलेगा, 1 सेकेंड में चलेगा। ये रहा इसका आंसर। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो अगले सवाल में बच्चों आपसे पूछा गया है कि बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली, बॉडी को ऊपर फेंका है बच्चों, और बॉडी को ऊपर फेंका है, बॉडी सेम डिस्टेंस चलती है 3 सेकंड पे और 5 सेकंड पे, तो बॉडी को ऊपर फेंका है और बॉडी नीचे आ रही है। तो हमने आपको ये बताया हुआ है जब भी किसी कण को, किसी पार्टिकल को ऊपर फेंकते हो तो वो सेम डिस्टेंस ऊपर जा सकता है, नीचे आ सकता है। ऐसा कब होता है, जब वो ऊपर जाने वाले रास्ते और नीचे आने वाले रास्ते को कंपेयर या तुलना करोगे तब। तो इसमें आपको ऐसे मानना पड़ेगा कि यहाँ पे 0 सेकंड था, तो ये इस तरीके से इसको आप तोड़ दीजिए, ये 0 सेकंड है, ये 1 सेकंड है, ये 2 सेकंड है, ये 3 सेकंड है, ये 4 सेकंड, ये 4 सेकंड यहाँ पे खत्म हो गया, ये 5 सेकंड, 6 सेकंड, 7 सेकंड, 8 सेकंड। अब बोलिए इसको आप कौन सा बोलते हैं समय, अगर इसको बोले, इसको अपन बोलते हैं पहला सेकंड, इसको दूसरा सेकंड, इसको तीसरा सेकंड, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा चौथा सेकंड। तो क्वेश्चन में बोल रखा है कि एट टाइम t इक्वल्स टू 3 सेकंड और 5 सेकंड रेस्पेक्टिवली, तो सेम हाइट पर है 3 सेकंड पे, देखिए 3 सेकंड पर भी यहीं पे है, 5 सेकंड पर भी यहीं पर है, तो सेम हाइट पर है 3 और 5 सेकंड पर, यही क्वेश्चन ने बोला हुआ है। और ऐसा अगर है तो हाईएस्ट पॉइंट पे कब आ जाएगी वो, 4 सेकंड पे हाईएस्ट पॉइंट पे। तो आंसर आ गया। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, उड्डयन काल 8 सेकंड दिख रहा है मेरे को, और उड्डयन काल या टाइम ऑफ फ्लाइट 2u/g होता है। u की वैल्यू आ जाएगी, g उधर जाएगा तो 80/2, यानी कि u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 के बराबर आ जाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, पॉइंट्स याद होने चाहिए। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें अपन, तो अगले क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स 1 डबल द अदर, तो 2 वेक्टर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड, जिनका परिणामी, एक का परिणामी दूसरे का क्या है, 2 गुना है। तो एक का परिणाम मतलब आप a मानते हो, एक का मैग्नीट्यूड, एक का परिमाण अगर a मानते हो तो दूसरे का परिमाण, दूसरे का मैग्नीट्यूड 2a मानना पड़ेगा। और क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर वन, तो रिजल्टेंट या परिणामी वो लंबवत दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है। एक फॉर्मूला बताते हैं हम, cos थीटा इक्वल्स टू -b/a। ये फॉर्मूला अगर पता होगा तो आंसर आ जाएगा, वरना इसको प्रूफ करना पड़ेगा। याद कर लो, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। ये फॉर्मूले का मतलब क्या है, अगर आपके पास 2 वेक्टर होते, अगर आपके पास 2 सदिश होते a और b, और रिजल्टेंट या परिणामी b के लंबवत है,
तो जिसके लंबवत है, जिसके परपेंडिकुलर है वो ऊपर लिखना पड़ेगा, और दूसरा जो सदिश है, दूसरा जो वेक्टर है उसको नीचे लिखना पड़ेगा। यही इन दोनों सदिशों के बीच में कुल एंगल, टोटल एंगल आ जाएगा। प्रूफ भी कर सकते हो, रिक्वायर्ड नहीं है इसलिए बता नहीं रहे। तो ये फॉर्मूला पता होगा तो आंसर आ जाएगा। तो कॉस थीटा, अब लंबवत है छोटे वाले के, परपेंडिकुलर है स्मॉल वाले के, तो एक ए है एक 2a है, तो किसके लंबवत है? जिसके लंबवत है, जिसके परपेंडिकुलर है वो ए ऊपर लिख देना। दूसरा वाला सदिश, दूसरा वाला वेक्टर 2a नीचे आ जाएगा। ए से ए कैंसिल हो गया। cos थीटा -1/2, cos थीटा -1/2 कब होता है बच्चों? 120 डिग्री। यही इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। हाँ, डेरिवेशन आप याद कर सकते थे, आप इसको जरूर देख लें कि ये फॉर्मूला किस तरीके से आता है। और cos थीटा की वैल्यू -1/2 120 डिग्री, ये भी आनी चाहिए आपको। ये कैसे निकाल सकते हो? फॉर्मूला पता होना चाहिए। cos 180 माइनस थीटा, cos थीटा होता है, लेकिन इसके आगे एक चिन्ह आता है माइनस cos थीटा। अगर ये याद होगा तो आंसर आ जाएगा अपने पास। तो ये कुछ वैल्यूज याद कर लेना, अच्छे सवाल हैं, इसमें याद होनी चाहिए आपको कि लंबवत है, परपेंडिकुलर है, तो किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर अपन चले तो ये 8वें नंबर का प्रश्न आया, और 8th नंबर का क्वेश्चन वो अगर अपन देखें तो क्वेश्चन ने बोला हुआ है 2 बुलेट्स आर फायर्ड हॉरिजॉन्टली, तो 2 गोलियों को दागा गया है, एक दूसरे की तरफ गोलियां दागी जा रही हैं, बुलेट फायर की जा रही हैं, टॉप ऑफ 2 बिल्डिंग 400 मीटर अपार्ट। तो 2 बिल्डिंग हैं और दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 400 मीटर है ना, हिंदी में देख ले, 400 मीटर दूरी पर, ठीक है। इसके बाद दोनों की ऊंचाई, दोनों बिल्डिंग की ऊंचाई कितनी दे रखी है? 600 मीटर दोनों बिल्डिंग की ऊंचाई दे रखी है। और गोलियां हॉरिजॉन्टली, क्षैतिज, इसमें गोली चलाई हमने 100 मीटर पर सेकेंड, यहाँ से भी हमने गोली चलाई 100 मीटर पर सेकेंड से। कहाँ मिलेगी, कब मिलेगी, यही सब क्वेश्चन ने बोला हुआ है। तो बताइए, ये इस तरीके से गति करेंगी और यहाँ कहीं मिल जाएंगी, ये भी इस तरीके से गति करेंगी, मोशन करेंगी, यहाँ कहीं मिल जाएंगी। बच्चों ये 2D मोशन है। 2D मोशन मतलब ये थोड़ा सा x में भी चलेगी और थोड़ा y में भी चलेगी, इसी को 2D मोशन कहते थे अपन। तो केवल x डायरेक्शन में इक्वेशन लगाइए। x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कोई नहीं है, x डायरेक्शन में त्वरण कोई दिया नहीं है, तो x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन या त्वरण नहीं है, यानी x डायरेक्शन की स्पीड, x डायरेक्शन की चाल कांस्टेंट रह जाएगी। x डायरेक्शन की स्पीड, x डायरेक्शन की चाल कांस्टेंट या नियत रह जाएगी। तो x डायरेक्शन में कितना चलेगा ये? x डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं तो x डायरेक्शन में ये चलेगा ut, u और t। केवल चाल वाला कण ut चलता है, केवल स्पीड होगी तो ut चलोगे, केवल एक्सेलरेशन होगा तो हाफ at स्क्वायर चलोगे, u और a दोनों है तो ut प्लस हाफ at स्क्वायर चलोगे। तो ये कितना चल गया? ut चल गया। ये भी कितना चल गया? ut चल गया। और दोनों को कुल मिला के कितना चलना था? 400 चलना था। बस आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया? ये 100t प्लस 100t बराबर 400। तो 200t की वैल्यू कितनी आ गई? 400। तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड बाद इनका मधुर मिलन हो जाएगा। 2 सेकेंड के 2 आंसर है, तो हमें फिर हाइट भी निकालनी पड़ेगी। अब 2 सेकेंड में ये कितना नीचे गिरेंगे बताओ? 2 सेकेंड में कितना नीचे गिरेंगे? तो ऊर्ध्वाधर दिशा में, y डायरेक्शन में वेलोसिटी तो कोई है नहीं, चाल तो कोई है नहीं, y डायरेक्शन में केवल त्वरण है, केवल एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन के कारण ये y डायरेक्शन में कितना चलेंगे? हाफ at स्क्वायर। a की वैल्यू g हो जाएगी और t की वैल्यू 2 है, हाफ at स्क्वायर। तो कितना आ गया ये 5 हो गया, 5 × 4 मतलब 20 मीटर। तो 20 मीटर नीचे गिर जाएंगे ये। अब 20 मीटर नीचे गिरेंगे तो 600 में से 20 नीचे आ गए तो कितनी हाइट रह जाएगी? 580 मीटर। बस यही इसका आंसर आ जाएगा। 2 सेकंड बाद मिलेंगे, कितनी ऊंचाई पर मिलेंगे? ऊंचाई हमेशा धरातल से मापन होती है, हाइट हमेशा ग्राउंड से ही मेजर होगी, यही इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कर लीजिए कि किस किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन एरर का दिख रहा है बच्चों। तो प्रेशर और फोर्स में कोई फॉर्मूला, जब भी कोई क्वांटिटी, जब भी कोई राशि दिखे तो फॉर्मूला सोचिए। तो प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया आ जाएगा। हमें क्या पूछा है? परसेंटेज एरर, प्रतिशत त्रुटि पूछी हुई है स्क्वायर की लेंथ में, मतलब वर्ग की भुजा में।
तो भुजा मतलब साइड कैसे बनाओगे, एरिया को एल स्क्वायर लिख सकते हो आप, एरिया को क्या लिख सकते हो, भुजा का स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर। यहां से एल स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एफ बाई पी आ जाएगी। यहां से आप क्या लिख सकते हो, एल स्क्वायर बराबर एफ की पावर 1 और इंटू पी की पावर -1, एफ की पावर 1 पी की पावर -1। तो परसेंटेज चेंज, क्योंकि ये 5% से कम है इसलिए लिख सकते थे 2 इंटू परसेंटेज एरर एल में, 1 इंटू परसेंटेज एरर फोर्स में, प्लस 1 इंटू परसेंटेज एरर प्रेशर में। बच्चों पावर या घात को नीचे ले आए अपन। ध्यान देना, अगर यहाँ पे प्रतिशत परिवर्तन होता, परसेंटेज चेंज होता, तो यहाँ पे -1 नीचे आता। लेकिन क्या है, त्रुटि या एरर होती है ना, तो एक गलती और एक और गलती, तो वो गलती और गलती कैंसिल नहीं होगी। एक छोटी गलती प्लस एक और छोटी गलती इक्वल्स टू गलती गायब नहीं हुई, एक छोटी गलती प्लस एक और छोटी गलती बराबर बड़ी गलती। तो आप ऐसे समझिए कि एरर ना कभी माइनस नहीं हो सकती है, क्योंकि आपने एक गलती की, दूसरी गलती की, तो ऐसा थोड़ा ना गलती ने गलती को काट दिया, वो एक और गलती तो आंसर और बड़ा गलत आएगा। तो एरर है इसलिए ये पावर नीचे आई, लेकिन बीच में प्लस ही लगाएंगे। अगर परसेंटेज चेंज होता, अगर प्रतिशत परिवर्तन होता, तो यहाँ पे माइनस आ सकता था, क्योंकि परिवर्तन, एक राशि को तुमने बढ़ा दिया, एक क्वांटिटी को बढ़ा दिया थोड़ा सा, एक क्वांटिटी को कम कर दिया, हो सकता है रिजल्ट सेम आ जाए। लेकिन एरर वो तो जुड़ती है हमेशा, ये पता होना चाहिए। अब आंसर आ जाएगा, इसीलिए ये सवाल दिया है। तो ये आपको कितना कितना दे रखा है, 3 और ये 2, इधर 2 इंटू प्रतिशत त्रुटि लंबाई में परसेंटेज एरर लेंथ में निकालनी है, ये 5 हो गया, 2 नीचे आ जाएगा, तो 5/2 करोगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास कि परसेंटेज एरर प्रतिशत त्रुटि लंबाई में लेंथ में परसेंटेज एरर 2.5। ठीक है, चलिए इससे भी कुछ सीखने को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन, अगले सवाल की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला हुआ है कि पार्टिकल ए से बी जा रहा है, तो कण जो है वो ए से बी जा रहा है और 1/3 टाइम, तो t/3 टाइम में वो 30 किलोमीटर पर आवर से चलता है, और अगले 2/3 टाइम में वो 15 किलोमीटर पर आवर से चलता है। तो इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं तो सबसे सिंपल तरीका बताता हूँ। हमें ये बताया गया है कि अगर मान लीजिए सेम टाइम होते और ये चल रहा होता v1, v2, v3 से, तो सेम टाइम में एवरेज स्पीड या औसत चाल v1 + v2 + v3/3 हो जाती। अगर 4 सेम टाइम होते, 4 समान समय अंतराल होते, तो v1, v2, v3, v4/4 कर देते। 2 समान समय अंतराल होते, 2 सेम टाइम होते, तो v1 + v2/2 हो जाता। तो यहाँ पे 3 समान समय अंतराल बना लो, 3 सेम टाइम बना लो। पहले t/3 में किससे चल रहा है, 30 से, अगले t/3 में किससे चलेगा, 15 से, और अगले t/3 में भी किससे चलेगा, 15 से। हो गए 3 सेम टाइम, आंसर आ जाएगा v1 + v2 + v3/3। तो ये कितना हो गया, 30 और 30 60, 60 में 3 को भाग दोगे, आंसर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 10वें का ये आंसर आ जाएगा अपने पास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अपन। तो अगले प्रश्न की तरफ अगर अपन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है कि बलून ऊपर जा रहा है बच्चों, एक गुब्बारा है ऊपर जा रहा है, मान लीजिए गुब्बारा है, ये ऊपर जा रहा है किससे, 12 मीटर पर सेकेंड से, और ये जब कितनी ऊंचाई पर जाता है, 65 मीटर की ऊंचाई पर चला जाता है, 65 मीटर की ऊंचाई पर चला जाता है। तो इससे अपन ने एक बॉल को रिलीज कर दिया, एक गेंद को मुक्त कर दिया। याद करना है, मुक्त जब करते हैं, रिलीज जब करते हैं, तो कण या पार्टिकल की चाल वही होगी जहां से उसको मुक्त किया गया है, दिशा भी वही होगी, डायरेक्शन भी वही होगी जहां से उसे मुक्त किया गया है। क्योंकि बलून ऊपर जा रहा था, तो पार्टिकल को मुक्त करने पर, पार्टिकल को रिलीज करने पर, इस पार्टिकल का भी यू तुम्हें किधर मानना पड़ेगा, 12 मानना पड़ेगा, वो भी ऊपर की डायरेक्शन में। अब क्योंकि ये एयर में आ जाएगा, ये वायु में आ जाएगा, तो इस पे धरती माता का प्यार लगेगा और इसका एक्सेलरेशन जी आ जाएगा, त्वरण जी आ जाएगा। ए जी है मतलब ए कांस्टेंट है। जब ए कांस्टेंट होता है तो इक्वेशन ऑफ मोशन या गति के समीकरण लगाने पड़ते हैं, तो गति का समीकरण लगा दोगे, आंसर आ जाएगा।
गति के समीकरण पहचानने आने चाहिए, क्योंकि सवाल ने न तो समय की बात करी है न तो समय दिया हुआ है, इसलिए हम ऐसे इक्वेशन लगाएंगे जिसमें टाइम नहीं आता हो। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। बच्चों गति के समीकरण इक्वेशन ऑफ मोशन जब भी लगा रहे हो तो ध्यान देना, अगर स्ट्रेट लाइन में लगा रहे हो तो दो प्लस माइनस से काम चल जाएगा। एक से ज्यादा डायरेक्शन होती, एक से ज्यादा दिशा होती तो आई कैप जे कैप लगाना पड़ता है। अभी एक ही डायरेक्शन है तो हम एक ही डायरेक्शन में बड़ी आसानी से नीचे वाली डायरेक्शन को माइनस, ऊपर वाली डायरेक्शन को प्लस मान लेते हैं, वैल्यूज लिख देते हैं। अंत में ये किससे टकरा रहा है, वी स्क्वायर वही निकालना है। यू स्क्वायर तो 12 का स्क्वायर 144, ए की वैल्यू -10 आएगी, -10 इसलिए आएगी क्योंकि जी नीचे लग रहा है, -10। विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट होता है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन की दिशा होती है प्रारंभिक से अंतिम की ओर, इनिशियल से फाइनल की ओर। ये इनिशियल पॉइंट है, ये गिरेगा नीचे तो इनिशियल से फाइनल की ओर डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन नीचे की ओर आएगा, और नीचे की तरफ आ रहा है तो -65 आएगा। तो वी स्क्वायर का आंसर आ गया आपके पास, बस यही आंसर है। 65 इंटू 3 तो ये कितना हुआ 1300, और इसमें आपको जोड़ना पड़ेगा इधर जाके 144 है ना, जोड़ने पे कितना आ जाएगा 1444, ये वी स्क्वायर आ जाएगा। तो वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √1444 जो होता है 38 का स्क्वायर, 38 का स्क्वायर यही होता है, 38 आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये 11वें नंबर का क्वेश्चन वो भी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में अपन चलते हैं। अगले प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 12 में बच्चों आपको क्या दिया हुआ है, a की वैल्यू दी हुई है 3t स्क्वायर प्लस 2t, है ना। इनिशियल स्पीड दे रखी है, 2 सेकंड पे वेलोसिटी चाहिए। a को आप dv बटा dt लिख लेना, इसकी वैल्यू 3t स्क्वायर प्लस 2t आ जाएगी। dv को आप और क्या लिख सकते थे, 3t स्क्वायर 2t, और dt दूसरी तरफ आ जाता, आप दोनों तरफ समाकलन, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर सकते थे। शुरुआत में जब समय 0 है तब स्पीड कितनी है 5, बाद में समय हो गया 2 तब स्पीड तुम्हें पूछी गई है। dv का इंटीग्रेशन, dv का समाकलन v आता, लिमिट डालने के बाद कितना हो जाएगा v -5। 3t स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना आता t क्यूब, और 2t का इंटीग्रेशन कितना आता टी स्क्वायर, है ना। कैसे करते हैं इंटीग्रेशन, पावर में एक ऐड कर देते तो टी क्यूब बाय 3, 3 से 3 कैंसिल, टी की पावर 1 का टी स्क्वायर बाय 2, 2 से 2 कैंसिल। इसमें लिमिट रख दो आप, ये v -5 तो ऐसे ही रहेगा, इसमें टी की जगह 2 रख दो, 2 रखोगे तो 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर, और 0 रखने पे तो खैर कुछ होगा ही नहीं यहाँ पे। आंसर यही आ गया बच्चों, ये कितना होगा 8 और 4 12, ये 5 इधर आएगा तो 12 और 5 17, तो ये अपने पास 12वें नंबर का भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 या 13 में हमें क्या निकालनी है, हमें निकालना है बच्चों औसत वेग, हमें निकालनी है एवरेज वेलोसिटी, औसत वेग। एवरेज वेलोसिटी या औसत वेग होता है विस्थापन बटा समय, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो पार्टिकल चालू कहां से कर रहा है, 0 से, है ना। ये s दिया हुआ है, ये विस्थापन ही दिया हुआ है, ये डिस्प्लेसमेंट ही दिया हुआ है। तो शुरुआत में भी तुम 0 पर हो, बाद में भी 0 पर हो, तो डिस्प्लेसमेंट ही 0 है इसमें। समझो, पढ़ो इस ग्राफ को, पहले 0 से विस्थापन 10 हो गया, 0 से डिस्प्लेसमेंट 10 हो गया, है ना, फिर 10 से वापस 0 पे आ गए। तो इनिशियली भी तुम x बराबर 0 पर हो, फाइनली भी तुम x बराबर 0 पर हो, तो डिस्प्लेसमेंट ही 0 है, विस्थापन ही 0 है। विस्थापन 0 है तो ऊपर विस्थापन 0 हो गया तो आंसर भी 0 आ जाएगा। ठीक है, ग्राफ पढ़ना पड़ेगा। अगले सवाल की तरफ चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। तो क्वेश्चन नंबर 14 अगर आप देखोगे तो 14 नंबर के क्वेश्चन में बोला हुआ है पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है, प्रक्षेप्य गति का सवाल है। अपन ने प्रोजेक्टाइल मोशन में किसी पार्टिकल को फेंका है, किसी कण को फेंका है आपने, और कितने एंगल पे फेंका है, 30 डिग्री पर फेंका हुआ है। एक दीवार है ना, और वो कितनी दूरी पर है, तो एक दीवार बना लेते हैं। यहाँ पे एक दीवार दी हुई है आपको, इस तरीके से दीवार दी हुई है, जो कितनी दूरी पर दी हुई है, 8√3 मीटर में दी हुई है। शुरुआत में स्पीड भी दी हुई है आपको 20। ठीक है, आपको क्या बतानी है कि इस दीवार की हाइट कितनी है। बच्चों इसमें समय तो आपको दिख नहीं रहा है,
प्रक्षेप्य गति में, प्रोजेक्टाइल मोशन में ऐसी कोई इक्वेशन होती है जिसमें टाइम नहीं आता है, उसको बोलते हैं पाथ की इक्वेशन, ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन, जो हमने आपको बताई थी y बराबर x tan थीटा 1 माइनस x बाय आर, है ना। हिंट लो, आपको पता लगना चाहिए कि सवाल किस तरीके से हो रहे, क्योंकि टाइम नहीं दिया हुआ है। तो प्रक्षेप्य गति या प्रोजेक्टाइल मोशन में यही इक्वेशन है जिसमें टाइम नहीं आता है, आंसर आ जाएगा। y तुम्हें चाहिए, जैसे इस बिंदु के लिए, इस पॉइंट के लिए लगा दो, इसका x कोऑर्डिनेट, इसका x निर्देशांक कितना है 8√3 x, इसका y कितना है y h है, वही निकालना है, तो y की जगह h लिख दो, x की जगह 8√3 लिख दो। tan थीटा की जगह tan 30 आ जाएगा। tan 30 कितना होता था, शायद 1/√3 होता था, tan 30 sin 30, ठीक है ना, हाँ 1/√3, तो ये 1/√3 कर देना। और 1 माइनस x की जगह फिर से कितना आ जाएगा 8√3, r क्या थी, रेंज निकाल लो अलग से, रेंज का फॉर्मूला होगा u स्क्वायर, u का मान कितना है 20, तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, तो u स्क्वायर की जगह 20 का स्क्वायर लिखा हुआ है, साइन 2 थीटा, तो 30 को दुगना कर दिया है, साइन 60 बटा g, कितना आ जाएगा ये 400/10 कितना हो जाएगा 40, और साइन 60 होता है √3 बटा 2, तो ये आ गया भैया 20√3, ये परास या रेंज आ गई, यहाँ पे लिख देना 20√3। बस इसको सॉल्व करने पे आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इसको सॉल्व करने पे। तो बताइए इसको सॉल्व करने पे आंसर क्या आ जाएगा अपने पास, ये 8√3 से 8√3, मतलब √3 से √3 ये कैंसिल हो जाएगा, और ये भी √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो h की वैल्यू आ रही है 8 तो है ही, अब ब्रैकेट में आएगा, देखिए ये 8 और 20 है ना, ये भी कैंसिल हो जाएगा, शायद 4 2 और ये 5 आ जाएगा, तो 5 - 2 मतलब ये 3/5 आ जाएगा। तो आंसर आ गया अपने पास 8 3 24/5, 24/5 कितना हो जाएगा 5 4 जा 4 में तो आंसर ही एक है, आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, 4.8 आ जाएगा। तो ये 14th नंबर के क्वेश्चन का आंसर भी आ जाएगा, ठीक है ना, सॉल्व करना पड़ेगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर अपन देखें तो क्वेश्चन नंबर 15 में आपको क्या बोला गया है, तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों रिलेटिव मोशन का क्वेश्चन दिया हुआ है और बोला हुआ है कि मैन की स्पीड वो 5 मीटर प्रति सेकंड है, 100 मीटर की चौड़ी नदी है, इसको क्रॉस करना है और रिवर की स्पीड दे रखी है 3 मीटर पर सेकेंड। इसे ठीक विपरीत बिंदु पर ठीक अपोजिट पॉइंट पर पहुंचना है, मतलब ये डी मिनिमम वाला केस है। तो डी मिनिमम के लिए तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता था बच्चों, वी आर अपॉन वी एम अगर करोगे तो 3/5 आ जाएगा। 3/5 मतलब थीटा कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा 37 डिग्री के बराबर। थीटा कौन सा एंगल होता था, थीटा एंगल होता था ऊर्ध्वाधर से, मतलब कण ऐसे तैरेगा 37 डिग्री पर ऐसे तैरेगा, ये एंगल कितना है 90 और है, तो फ्लो के साथ, प्रवाह के साथ 90 और 37 जोड़ के 127, प्रवाह के साथ फ्लो के साथ कितना एंगल आएगा 127, ठीक है। फॉर्मूला याद करना है, नीट में भी सवाल आए हुए हैं काफी बार। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में आपको क्या दिया हुआ है कि पार्टिकल मूव कर रहा है, वृत्त में घूम रहा है, सर्कल में घूम रहा है, स्पीड दे रखी है एक्सेलरेशन। बच्चों जो एक्सेलरेशन या त्वरण होता है वो होता है डेल्टा v/t या v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन t। अब सारे मैग्नीट्यूड, सारे परिमाण दिख रहे हैं, इसलिए अपन भी परिमाण या मैग्नीट्यूड ही निकालेंगे। तो सर्कल में पार्टिकल घूम रहा है, कण घूम रहा है सर्कल में, और जब इसने क्वार्टर ऑफ सर्कल, है ना, तो क्वार्टर मतलब जब ये 90 डिग्री घूम जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक आ गया, तो वेग की दिशा स्पर्श रेखीय, वेलोसिटी क्या होती है बच्चों, टेंजेंशियल होती है। तो बताइए क्या ये दोनों वेक्टर 90 डिग्री पे दिख रहे हैं? अगर ये दोनों वेलोसिटी 90 डिग्री पर हैं तो चाहे इनके डिफरेंस का मैग्नीट्यूड निकालो, अंतर का परिमाण निकालो, योगफल का परिमाण निकालो, रिजल्टेंट निकालिए, चाहे एडिशन का चाहे सब्सट्रैक्शन का, तो मैग्नीट्यूड तो √2v ही आ जाएगा इसका, क्योंकि 90 डिग्री दिख रहा है, अपॉन टाइम t आ जाएगा। बस यही आंसर है। तो √2 की जगह √2, v कितना है 5/2, टाइम देख लो, टाइम कैसे निकालोगे, चाल बराबर दूरी बटा समय, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी है 5/2, डिस्टेंस पूरी दूरी चलने में 2πr चलने में, 2πr चलने में कितना टाइम लगा, t मान लिया मैंने,
तो 2 पाई आर को अगर मैं देखूं तो आर की वैल्यू दे रखी है, आर की वैल्यू कितनी दे रखी थी अपने को 5, तो ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो टी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4 पाई। लेकिन ये मैंने क्या है दूरी 2 पाई आर लिख ली, मतलब पूरे सर्कल का टाइम आया है, तो पूरे सर्कल का टाइम 4 पाई है, तो 1/4 सर्कल चलने में यहाँ का टाइम तो केवल पाई ही लगेगा, है ना, तो 1/4 कर देना। तो ये तो अपने पास था ही √2v और टाइम की जगह पाई कर दिया, बस यही आंसर है। 5 ये √2 नीचे आ जाएगा √2 पाई, तो आंसर इसमें कौन सा दिख रहा है, 4th इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए। अगले प्रश्न में आपसे बोला गया है कि कौन सा ऑप्शन सही है, बताइए। पहला पढ़िए ऑप्शन, अगर वेलोसिटी चेंज होती है तो एक्सेलरेशन होगा। बच्चों ये याद कर लेना, ऐसे आपको बताया था एक्सेलरेशन या त्वरण वो निर्भर करता है, डिपेंड करता है चेंज पर। किसके चेंज पर, वेलोसिटी या वेग के चेंज पर। तो वेलोसिटी अगर चेंज होगी, वेग अगर बदलेगा तो त्वरण आएगा, एक्सेलरेशन आएगा। और वेलोसिटी खुद निर्भर करती है किस पर, स्पीड पर और डायरेक्शन पे। मतलब आपको कॉपी में लिखवाया हुआ है डायरेक्शन बदलेगी तब भी वेलोसिटी बदलेगी, तब भी एक्सेलरेशन आएगा, स्पीड बदलेगी तब भी वेलोसिटी बदलेगी, तब भी एक्सेलरेशन आएगा, स्पीड और डायरेक्शन दोनों बदलेगी तब भी एक्सेलरेशन आएगा। बस इससे ये सवाल हो जाएगा। क्वेश्चन ने बोला वेलोसिटी बदली तो एक्सेलरेशन आएगा, हाँ वेलोसिटी बदली तो एक्सेलरेशन आएगा, सही। दूसरा बोला अगर स्पीड बदली तब भी एक्सेलरेशन आएगा, स्पीड बदलेगी तो वेलोसिटी बदलेगी तब भी एक्सेलरेशन आएगा, बिल्कुल सही है। और अगर बोल रखा है कि बॉडी की एक्सेलरेशन है तो स्पीड बदल सकती है, बिल्कुल। अगर एक्सेलरेशन है तो हो सकता है स्पीड बदले, और ये भी हो सकता है कि दिशा बदले, डायरेक्शन बदले। तीसरा ऑप्शन भी सही है, इसका मतलब सारे सही है, 4th ऑप्शन आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो 18 नंबर का प्रश्न फ्रिक्शन का आ गया भाई। इसमें हमें बताना है कितना फोर्स F लगाएं कि ये ना चले। बताइए F फोर्स आगे लगाएंगे तो घर्षण या फ्रिक्शन पीछे लगेगा। कितना फ्रिक्शन लगता है, म्यू n की वैल्यू हो जाएगी mg, म्यू की वैल्यू 0.2, m की वैल्यू 4, g की वैल्यू 10, तो ये कितना आ गया, 8 न्यूटन आ गया। तो बताइए आगे F लग रहा है, पीछे 30 भी लग रहा है और फ्रिक्शन का 8 भी लग रहा है, तो आगे फोर्स 38 तक लगाओगे तब तक ये नहीं चलेगा, क्योंकि 30 और 8 मिलके पीछे 38 है। आगे भी ज़्यादा से ज़्यादा 38 लगा दो तब तक ये नहीं चलेगा, 38 से ज़्यादा लगाओगे चलने लगेगा। यही पूछा था कब तक नहीं चलेगा, F की वैल्यू 38 हो जाएगी तब तक नहीं चलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अपन। तो 19 नंबर के क्वेश्चन में बोला हुआ है आदमी का मास है 40 किलोग्राम, तो फिर mg की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400 हो जाएगी शायद, है ना, g की वैल्यू 10। अब इसमें क्या बोला हुआ है कि लिफ्ट में रीडिंग आई 560 की, तो 560 का मतलब क्या हुआ कि इसका जो रीडिंग आ रही है ना वो mg से भी बड़ी आ रही है। रीडिंग mg से बड़ी कब आएगी, लिफ्ट को मानना पड़ेगा तुम्हें, लिफ्ट ऊपर गई, क्योंकि लिफ्ट ऊपर जाएगी तो सूडो फोर्स या आभासी बल नीचे लगेगा, mg भी नीचे लगेगा, तभी कुल मिला के रीडिंग कितनी आ जाएगी, mg प्लस ma, मतलब रीडिंग बढ़ जाएगी। तो पहले तो समझ में आना चाहिए लिफ्ट ऊपर जाएगी, ऊपर जा रही है तो फर्स्ट और सेकंड में से आंसर आएगा। कितने एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगी, आ जाएगा आंसर। हमें टोटल आंसर चाहिए mg प्लस ma, n की वैल्यू 560 है, mg की वैल्यू कितनी थी 400, m की वैल्यू 40, a निकाल लो। 400 इधर जाएगा तो 160 बराबर 40a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। तो 4 आना चाहिए एक्सेलरेशन, ऊपर जाना चाहिए, वो हमने पहले ही दिशा बता दी है, यही आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन, अगले प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो अगले सवाल में आपको दिया हुआ है 2 किलोग्राम का मास दिया हुआ है आपको, है ना। तो 2 किलोग्राम का मास है जो एक बॉक्स में रखा गया है। बॉक्स की वेलोसिटी या वेग दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है त्वरण -4i, तो एक्सेलरेशन एक तो इधर दिया हुआ है 4 -i में, और एक एक्सेलरेशन दिया हुआ है 3 वो j में। इसके अंदर 2 किलोग्राम का मास रखा गया है। सूडो फोर्स बताना है, सूडो फोर्स या आभासी बल त्वरण के विपरीत लगता है। त्वरण ऊपर तो एक आभासी त्वरण नीचे आएगा, उसके कारण आभासी बल ma,
वो नीचे की तरफ आ जाएगा। ये त्वरण पीछे की तरफ है तो आभासी बल आगे की तरफ आ जाएगा ma का। ये कितना आ गया 8, कौन सी डायरेक्शन में, I में। ये कितना आ गया 6 और किस डायरेक्शन में, -j में। बस यही आंसर है, 8i और -6j। तो 20 वाले का यही आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अपन। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो अगले क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि एक पाइप है। अब पाइप में से जब पानी बाहर आता है तो हमने इसके बल का आंसर आपको कॉपी में लिखवाया हुआ है ρAv²। जब भी नली में से पानी बाहर आएगा तो बल का आंसर ρAv² होता है। ये v dm/dt से निकालते हैं अपन, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। अगर ये फॉर्मूला याद है तो आंसर आ गया। क्वेश्चन ने बोल रखा है स्पीड और डेंसिटी को 3 गुना कर दो, तो ये घनत्व या डेंसिटी को भी 3 गुना कर दिया। v को 3 करोगे तो 3 का स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर 9, 9 × 3 मतलब टोटल कितना हो जाएगा 27 गुना। यही आंसर आ जाएगा। अगर फॉर्मूला याद है तो आसान है ये सवाल, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, अच्छा सवाल है, याद कर लेना फॉर्मूला। अगले प्रश्न की तरफ अगर अपन चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला हुआ है, ये एक निकाय दिया हुआ है बच्चों, एक सिस्टम दिया हुआ है। इस सिस्टम में एक्सेलरेशन निकालना है। बताओ यहाँ पे तनाव बल या टेंशन की बात करूं तो इन रस्सियों में टेंशन सेम रहेगी, क्योंकि ये एक ही रस्सी है तो एक रस्सी के हर बिंदु पर तनाव या टेंशन सेम रहेगी। तो यहाँ तनाव या टेंशन 2T माननी पड़ेगी, ठीक है ना। T और T वो 2T हो जाएगी यहाँ टेंशन। अब ये 4m भारी है, ये नीचे आएगा, लेकिन ये m किधर जाएगा, ऊपर जाएगा। और याद रखना है T और A विद्युत क्रमानुपाती होते थे, है ना। जिसका तनाव बल ज्यादा है, जिसकी टेंशन ज्यादा है, उसका एक्सेलरेशन कम हो जाएगा। तो इसका टेंशन 2T था तो इसका एक्सेलरेशन A मान लेना, इसका एक्सेलरेशन 2A मान लेना। अब समीकरण बना लो, इक्वेशन बना लो, आंसर आ जाएगा। m के लिए क्या इक्वेशन बनाओगे, m पे टेंशन कितनी है T, लेकिन इसका त्वरण ऊपर है, एक्सेलरेशन ऊपर है, तो आभासी बल किधर लगेगा, नीचे। तो इसलिए mg भी नीचे था और m इंटू इसका त्वरण, इसका एक्सेलरेशन 2 है, वो भी नीचे लगा। समझ रहे हो क्या, mg तो नीचे था ही और आभासी बल भी, सूडो फोर्स भी किधर लगेगा, नीचे, क्योंकि सूडो फोर्स जो आभासी बल है वो त्वरण के विपरीत लगता है, नीचे की तरफ लगता है, तो वो नीचे लग जाएगा। ये t की वैल्यू आ गई। ऐसी 4m के लिए भी 2t की वैल्यू क्या लिखते हैं, mg, इसका 4mg तो नीचे लगता ही, लेकिन बच्चों इसका एक्सेलरेशन नीचे है तो इस पे सूडो फोर्स आभासी बल ऊपर लगता, तो -ma करना पड़ता। m की वैल्यू 4m है तो -4ma करना पड़ता। ये इक्वेशन है, इनको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। देखो ये 2 यहाँ से हटाओगे तो t की वैल्यू आ जाएगी 2mg - 2ma, ये t की वैल्यू आ जाएगी। ऊपर भी ये t की वैल्यू है तो इसके आगे यही लिख दो, mg + 2ma, आंसर आ गया। ये -2ma इधर आएगा, ये mg इधर जाएगा, तो mg = 4ma। और यहाँ से a की वैल्यू g/4 दिख रही है। a की वैल्यू कितनी दिख रही है, g/4। और आपको m का त्वरण निकालना है, m का एक्सेलरेशन कितना है, m का एक्सेलरेशन दिया हुआ है भाई आपको 2a। और अगर m का एक्सेलरेशन 2a है तो g/4 गलती से टिक मत करके आ जाना। g/4 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, g/2, क्योंकि m का एक्सेलरेशन 2a है, a नहीं है। तो g/2 आ गया और किधर जाएगा, g/2 से ऊपर जाएगा, तो g/2 से ऊपर ये 22 का आंसर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। ध्यान से देखना, 2a है त्वरण, a नहीं है आंसर। अच्छा सवाल, अगले प्रश्न में चलते हैं अपन। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करेंगे तो 23 नंबर का क्वेश्चन जो है उसमें बोला हुआ है कि बॉल है 1 किलोग्राम की और ये आती है किससे, 2 मीटर पर सेकेंड से आती है। और इसको एक आदमी किक करता है, एक आदमी इसको पैरों से मारता है और ये लंबवत परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 2√3 मीटर पर सेकेंड से चली जाती है। इंपल्स या आवेग निकालना है। इंपल्स या आवेग का फॉर्मूला होता है संवेग में परिवर्तन, चेंज इन मोमेंटम। तो P फाइनल हो जाएगा m × 2√3 और लंबवत चला गया, मान लीजिए ये डायरेक्शन तुम J मान लेते हैं
और प्रारंभ में 1 into 2 और प्रारंभिक डायरेक्शन इनिशियल डायरेक्शन आई कैप मान लेते हैं, बस यही हो जाएगा। और अपने को डायरेक्शन तो दे नहीं रखी है तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। लंबवत में परपेंडिकुलर में मैग्नीट्यूड कितना होगा, 2√3 का स्क्वायर कर लो तो 12 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कर लो 4 हो जाएगा, √16 4 आ जाएगा, यही इसका आंसर आ जाएगा, है ना। फॉर्मूला अगर आपको पता होगा तो इसका आंसर भी अपने पास आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन, और अगले प्रश्न में आपको ये दिया हुआ है निकाय, और स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपसे पूछा है कितना फोर्स F लगाएं कि दोनों साथ में चलें। ये बताओ, इसको फॉर्मूला भी है वैसे तो अपने पास, फॉर्मूला नहीं हो तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लो। नीचे वाले पे तो तुमने फोर्स लगाया है तो नीचे वाला ब्लॉक तो तुम चला रहे हो, ऊपर वाले ब्लॉक को कौन चलाएगा, ऊपर वाले ब्लॉक को घर्षण चलाएगा, फ्रिक्शन चलाएगा। घर्षण के कारण, फ्रिक्शन के कारण इसका ज्यादा से ज्यादा एक्सेलरेशन कितना हो सकता है, म्यू जी। म्यू की वैल्यू है 0.5, जी की वैल्यू है 10, तो ऊपर वाले ब्लॉक का ज्यादा से ज्यादा एक्सेलरेशन कितना हो सकता है, 5 हो सकता है। तो अगर दोनों को साथ में चलना है तो दोनों का भी एक्सेलरेशन तुम्हें 5 ही मानना पड़ेगा। तो कितना फोर्स लगा सकते हो, m इंटू ए फोर्स लगा सकते हो। m की वैल्यू 15 है, एक्सेलरेशन ज्यादा से ज्यादा 5 हो सकता है, तो कितना आंसर आ जाएगा, 75 न्यूटन का आप ज्यादा से ज्यादा फोर्स लगा सकते हैं। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला भी होता है μ1 प्लस μ2, तो μ1 की वैल्यू 0.5 है ना, μ1 प्लस μ2 m1 प्लस m2 इंटू जी। इस फॉर्मूले से भी आ जाता, कंसेप्ट हो तो उससे भी आ जाएगा, यही आंसर आएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो इस सवाल में आपसे पूछा गया है कि तनाव या टेंशन कितना होगा, ये अपने को बताना है। बताइए, इसमें नीचे की तरफ mg लगेगा, मतलब 50 न्यूटन लगेगा, और अगर ये द्रव्यमान, ये ब्लॉक नीचे आना चाहेगा तो ये ब्लॉक आगे आएगा, ये आगे आएगा तो इस पे घर्षण, इस पे फ्रिक्शन पीछे लगेगा। फ्रिक्शन की वैल्यू होती है μn, अधिकतम या सीमांत घर्षण, लिमिटिंग फ्रिक्शन। म्यू की वैल्यू, म्यू और एन की वैल्यू mg होती है। तो बताओ घर्षण की वैल्यू कितनी है, फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है, म्यू है 0.5, एन की वैल्यू है 15 और जी की वैल्यू है 10, तो कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा ये। इसका मतलब ये चलने वाला ही नहीं है, क्योंकि नीचे तो कितना फोर्स लग रहा है, 50, और घर्षण तो 75 लगा सकता है, 75 लगाएगा नहीं, घर्षण 50 लगा देगा पीछे, क्योंकि नीचे 50 लग रहा है, घर्षण या फ्रिक्शन ने पीछे भी 50 लगा दिया, चलेगा ही नहीं है। और ये नहीं चलेगा तो अपने से रस्सी में टेंशन या तनाव पूछा गया है, नीचे 50 है तो इसने टेंशन भी तनाव भी कितने का लगा दिया होगा, वही इसका आंसर आ जाएगा, 50 ही आ जाएगा, क्योंकि नीचे 50 ऊपर 50 तभी तो रुका रहेगा, बस तनाव 50 आ जाएगा, यही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अपन। तो अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि एक रस्सी को लटकाया गया है। तो टेबल पर जब भी हम किसी रस्सी को लटकाते थे तो ज्यादा से ज्यादा उसकी कितनी लंबाई लटक सकती है, इसका तो फॉर्मूला था μl/1 प्लस म्यू, इतनी लंबाई ज्यादा से ज्यादा लटक सकती है। तो बताइए, म्यू की वैल्यू है 0.5 l, और म्यू की वैल्यू 0.5 रखोगे तो 1.5, तो ज्यादा से ज्यादा कितनी लंबाई लटक सकती है, l/3 लंबाई लटक सकती है। तो l/3 लंबाई लटक सकती है, तो कुल लंबाई l थी, कितनी लटक सकती है l/3 लंबाई, तो कितना प्रतिशत हो जाएगा ये, 33% लगभग लंबाई लटकाई जा सकती है। तो ये आंसर आ जाएगा इस प्रश्न का। चलिए अगले प्रश्न, अगले क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो क्वेश्चन में बोला गया है कि 2 सेकंड में 30 डिग्री पर एक पार्टिकल नीचे आता है। तो एक नत्तल है, ये चिकना नत्तल है, इंक्लाइन प्लेन स्मूथ है, इसमें पार्टिकल को छोड़ा तो ये नीचे आ रहा है 2 सेकंड में। अब इसको अपन ने रफ कर दिया, तो रफ करने पर ये कितना समय ले रहा है, 4 सेकंड का समय ले रहा है, मतलब टाइम कितना हो गया, 2 गुना हो गया। तो आपको कॉपी में सवाल करवाया हुआ है, आपके पैकेज में क्वेश्चन है कि अगर इंक्लाइंड और रफ आपके पास इंक्लाइंड प्लेन हो, मतलब चिकना हो, स्मूथ हो और रफ इंक्लाइंड प्लेन हो, तो म्यू का फॉर्मूला बताया हुआ है आपको, म्यू बराबर tan थीटा 1 - 1/n²। अगर ये फॉर्मूला याद है तो आंसर आ गया है। बताइए tan 30
और 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर। n क्या होता है, कितने गुना समय लगा, यहाँ 2 सेकेंड, यहाँ 4 सेकेंड, मतलब समय 2 गुना हो गया, तो n की वैल्यू 2 रख देना है यहाँ पे, बस यही आंसर है। तो 1 माइनस 1/4 3/4 हो गया, तो 3/4 और 1030 होता है 1/√3। आंसर कितना आ जाएगा, √3/4। सेकेंड इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए, अगले प्रश्न की तरफ चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 28 की अगर बात करें हम, तो रॉकेट ऊपर जा रहा है, हमें बल पूछा है, बताइए रॉकेट ऊपर जा रहा है, रॉकेट का त्वरण ऊपर होगा, तो इसका आभासी बल, इसका सूडो फोर्स नीचे लगेगा, mg भी नीचे, सूडो फोर्स भी नीचे, बस यही आंसर है इसका। वैल्यू सब दी हुई हैं, m कॉमन ले लो, m है 10,000 और ब्रैकेट में g प्लस a लगेगा, g को 10 मान लो, a को 5 मान लो, तो आंसर आएगा 15 × 10 की पावर 4। 15 × 10 की पावर 4 मतलब 1.5 × 10 की पावर 5, तो मतलब फोर्थ आंसर आ जाएगा। फोर्थ इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने g को 10 माना है, g को 9.8 रखोगे तो इससे थोड़ा कम, यानी यही आंसर आएगा 1.48 10 की पावर 5। ठीक है, रफली कैलकुलेशन कर लो। चलिए 28 क्वेश्चन के हम आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 29 नंबर का क्वेश्चन। चलिए 29 नंबर के क्वेश्चन में विमा का सवाल है ये। ए और डी की डायमेंशन देखिए बच्चों, v दिया हुआ है a प्लस BT² और d प्लस CT। तो क्या है यहाँ पे, ये v जो है ना, v होगा मीटर पर सेकंड में, तो हो ना हो ये ऊपर वाली राशि ये सब होगी मीटर में और ये सब किस में होगी, सेकंड में। अब बताइए मीटर में मीटर ही जुड़ता है, ये a ना मीटर में ही होगा और मीटर में मीटर ही जुड़ रहा होगा, तो a मीटर में ही होना पड़ेगा और d ना सेकंड में ही होना पड़ेगा, तभी तो सेकंड में सेकंड जुड़ के कुल मिला के सेकंड बना लेगा इसे, तभी तो मीटर पर सेकंड आएगा। तो a/d मीटर पर सेकंड हो जाएगा। मीटर को l लिख सकते हो, नीचे वाले सेकंड को ऊपर ले जाके t की पावर -1 लिख सकते हो। फर्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। विमा का आसान सा सवाल आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में, अगले सवाल में चलते हैं अपन। तो क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप्य गति में अपन ने कण को फेंका। चलिए ठीक है, आपने इस पार्टिकल को फेंका 20 मीटर से, 45 डिग्री पर ये स्ट्राइक कर रहा है। बताइए मेरे को, जब ये 20 मीटर से नीचे गिरेगा तो अगर ऊर्ध्वाधर दिशा की बात करूं तो वर्टिकल डायरेक्शन में इसकी फाइनल स्पीड होगी √2gh, क्योंकि y डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड, y डायरेक्शन में प्रारंभिक चाल 0 है, तो y डायरेक्शन में ये ड्रॉप्ड पार्टिकल है, मुक्त कण है, तो उसकी स्पीड √2gh होती है। √2g मतलब 20 और h की वैल्यू भी 20, तो 20 ही आ गई। ठीक है, तो जब ये टकराएगा तो y डायरेक्शन में इसकी स्पीड कितनी होगी, 20 होगी। बच्चों प्रोजेक्टाइल मोशन में फॉर्मूला था, tan थीटा का फॉर्मूला था vy/vx। अब टकराते समय थीटा की वैल्यू अगर 45 रखूंगा तो tan 45 की वैल्यू आ जाएगी vy/vx। क्या vy और vx सेम हो जाएगा, क्योंकि tan 45 एक होता है, तो vy और vx टकराते वक्त सेम हो जाएगा। अगर y में स्पीड 20 है तो x में भी स्पीड टकराते वक्त कितनी रहेगी, 20। याद करिए क्षैतिज दिशा में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन कोई होता नहीं है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्षैतिज दिशा में वेग समान रहेगा। और अगर अभी 20 है तो शुरुआत में भी कितना रहेगा, 20 रहेगा। यही आपसे पूछा गया है, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बताना है, इसमें क्वेश्चन नंबर 31 में क्या बताना है अपने को। 31 में आपसे बोला गया है कि a प्लस b का जो परिमाण है वो a और b के परिमाण के बराबर है। ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है। a का परिमाण f, a का मैग्नीट्यूड f, b का मैग्नीट्यूड भी f और इनके योगफल का परिणामी भी f। तो ये तो याद करवाते हैं हम, f और f का परिणामी, f और f का रिजल्टेंट f कब हो सकता है, एंगल 120 डिग्री हो जाएगा। यही आंसर है। नहीं याद हो तो फॉर्मूला लगाओ आप कि रिजल्टेंट परिणामी का फॉर्मूला होता है a² b² 2ab cos थीटा। इससे भी सॉल्व करोगे तब भी 120 डिग्री आ जाएगा। यही इसका आंसर आ जाएगा।
चलिए 31 के आगे चलते हैं हम। 31 के आगे क्वेश्चन नंबर 32 पे अगर अपन आए तो 32 नंबर के क्वेश्चन में तो विमा का अच्छा सवाल, आपको आर दिया हुआ है, आर रेजिस्टेंस है, आर प्रतिरोध है, ई आवेश है, एच प्लैंक नियतांक है। तो आपको बताना है कौन सा रिलेशन सही होगा। ठीक है, चलो तो प्रतिरोध या रेजिस्टेंस उसको V बाय आई लिख सकते हो, V बराबर आई आर तो सबको पता रहता है, तो V अपॉन आई लिख लिया इसे। बच्चों V क्या होता है? V वोल्ट है। वोल्ट का मतलब होता है कार्य प्रति एकांकी आवेश, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क को तो मैंने लिख लिया जूल, और नीचे आवेश है ही। आवेश जो है इसको चलो Q लिख लिया कुछ देर के लिए। I की वैल्यू भी कितनी होती है? Q बाई टी, तो Q और ऊपर T आ गया। याद रखेंगे J तो मैंने जूल लिख लिया, T को मैंने सेकेंड लिख लिया, और Q स्क्वायर मतलब E स्क्वायर आ गया। बच्चों ये जो जूल इंटू सेकेंड होता है यही प्लैंक कांस्टेंट की इकाई है। नीचे E स्क्वायर है तो R किसके बराबर हो गया? H बाई ई स्क्वायर के बराबर। हो सकता है इसमें आपको H जूल सेकेंड होता है ये नहीं पता हो, कोई फॉर्मूला एनर्जी इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा ये तो सबको पता होता है। तो ये एनर्जी को आप जूल लिख सकते थे, H पता नहीं है, C होता है मीटर पर सेकेंड, लैम्डा भी होता है मीटर में, मीटर से मीटर कैंसिल, तो H हो जाएगा जूल सेकेंड। तो बस इसीलिए जूल सेकेंड को मैंने H लिख दिया। तो यहाँ से विमा से डायमेंशन से फॉर्मूला निकाल लिया, R इक्वल्स टू एच बाई ई स्क्वायर। ये इसका आंसर आ जाएगा। अगले सवाल में नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपन। तो अगले क्वेश्चन में 33 नंबर के क्वेश्चन में अगर अपन चले तो क्वेश्चन ने बोल रखा है कि एक पॉइंट है 2i और 4j पे 1 सेकेंड पर है ये, इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक चाल दे रखी है, त्वरण है, एक्सेलरेशन है, स्पीड बतानी है। बच्चों एक्सेलरेशन आपको दे रखा है 1 i में, मतलब x डायरेक्शन में 1 है और y डायरेक्शन में कितना है? 2 है। ये सब दे रखा है आपको। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इक्वेशन लगाओ v इक्वल्स टू यू प्लस एटी। देखो याद ये करना है आपको कि अगर एक ही डायरेक्शन होती तो प्लस माइनस से काम चल जाता, लेकिन एक से ज्यादा डायरेक्शन है तो वेक्टर में लगा दो। तो u कितना दे रखा है? u की वैल्यू अगर आप देखोगे तो u की वैल्यू दे रखी है 5i और 4j प्लस 80। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? एक्सेलरेशन है 1 प्लस 2j, है ना? तो 1i और 2j, तो 1i और 2j। याद रखना टाइम यहाँ पे 1 डालना पड़ेगा, टाइम 1 क्यों डालना पड़ेगा यहाँ पे? क्योंकि 1 सेकेंड पर तो वो है ही, और अब वो कितने समय पर आ गया? 2 सेकेंड पर। तो 1 से 2 सेकेंड मतलब चला तो 1 सेकेंड के लिए ही है, तो यहाँ पे t की वैल्यू 2 मत डालना, है ना? तो u कब का लिखा है? 1 सेकेंड का। 1 सेकेंड के कितने समय तक त्वरण रहा? 2 सेकेंड, मतलब 1 से 2 के बीच में टाइम इंटरवल कितना आया है? 1 सेकेंड का, वो 1 ही आएगा। 2 रख लोगे तो आंसर नहीं आएगा। चलिए आंसर आ गया इसका। तो 5 और 1 6i आ गया, और 4 और 2 6j आ गया। 6i और 6j का रिजल्टेंट या मैग्नीट्यूड निकालोगे 6√2 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों, नेक्स्ट 34th क्वेश्चन अगर अपन देखेंगे तो इक्वेशन दे रखी है अपने को, इक्वेशन दे रखी है y इक्वल्स टू 20x माइनस 5x स्क्वायर बाई 4। तो हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, तो मैक्सिमम हाइट प्रोजेक्टाइल ने कितनी अचीव की होगी वो अपने को निकालनी है। बच्चों क्लास में हम सवाल कराते हैं आपको y इक्वल्स टू ax माइनस bx स्क्वायर, ये जनरल इक्वेशन होती थी, और इसमें हाइट जो आती थी उसमें फॉर्मूला बताया था हमने आपको a स्क्वायर बाय 4b। तो ये उसी फॉर्मेट की इक्वेशन है। a की वैल्यू आपको 20 दिख जाएगी, जो x के साथ लिखा हुआ है वो a है। b की वैल्यू आपको 5/4 दिख जाएगी। हाइट का ये फॉर्मूला होता है, डेरिवेशन इसका आपकी नोट्स में होगा। तो a स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर, तो 20 इंटू 20, नीचे 4 इंटू b, b की वैल्यू 5/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 5 से ये 4 आ जाएगा, 4 इंटू 20 80, ये इसका आंसर आ जाएगा।
ठीक है, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों अपन। तो अगले सवाल की तरफ अगर अपन चलें तो क्वेश्चन नंबर 35 दिया हुआ है अपने को। 35 में आपको दिया हुआ है बच्चों x की वैल्यू दे रखी है t² - 40 + 50 और डिस्टेंस पूछी हुई है बिफोर इट स्टॉप्स, रुकने से पहले की डिस्टेंस। रुकने का मतलब वेलोसिटी जहां 0 होगी वहां रुकेगा ये, तो वेलोसिटी निकाल लो। वेलोसिटी मतलब dx/dt निकाल लो, डिफरेंशिएशन कर लो। डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आ जाएगा, t² का 2t और -4 डिफरेंशिएशन। इसको 0 कर लो तो t की वैल्यू 2 सेकेंड आ जाएगी, तो 2 सेकेंड पे ये स्टॉप हो जाएगा बच्चों। तो t = 2 सेकेंड पे x कितना है, t को अगर 2 डालोगे यहाँ पे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और -4 × 2 कितना आ जाएगा 8 + 50। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 46, ठीक है ना। t की वैल्यू 2 डाली अपन ने, तो t की वैल्यू अगर 2 डालेंगे अपन तो x की वैल्यू 46 आ जाएगी। 46 टिक मत कर देना बच्चों, 46 तो कोऑर्डिनेट है, 2 सेकेंड पे पार्टिकल 46 पे होगा, लेकिन इसने चलना कहां से चालू किया, t = 0 से ये स्टार्ट होगा चलना। और अगर t = 0 से ये चलना स्टार्ट करेगा तो इस इक्वेशन में जब तुम t को 0 डालोगे तो ये क्वांटिटी तो 0 हो जाएगी। तो x की शुरुआत में वैल्यू 50 है, जब t की वैल्यू 0 डालोगे तो पार्टिकल चलना चालू किया 50 से, और है कहां पे, वो रुकता कहां पे, वो 46 पे रुक जाता है। तो 50 से चल रहे हो, 46 पे रुक जा रहे हो, तो कितना चलोगे, 4 मीटर ही चलोगे, 4 मीटर। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, अच्छा सवाल है, छोटी छोटी मिस्टेक्स हो सकती हैं, अवॉइड कीजिए उन्हें और बेटर स्कोर लाइए बच्चों। नेक्स्ट 36 क्वेश्चन की तरफ आते हैं अपन। तो 36 क्वेश्चन में अगर अपन देखें तो ये कंस्ट्रेंट मोशन का सवाल है। वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग, रस्सी के सिरों के अनुदिश वेग समान कर दीजिए। बताइए, वीबी ऊपर दिया हुआ है, तो ये इस तरीके से आपको दिया हुआ है, ये वीबी है बच्चों, है ना। तो वीबी का आप इधर कंपोनेंट, अब ये वाला एंगल देखोगे तो 60 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि नीचे वाला एंगल 30 है, तो ऊपर से एंगल कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो वीबी का इधर कंपोनेंट कितना आ जाएगा, वीबी cos 60 आ जाएगा। और अगर VB cos 60 इधर है, उसके बाद बताइए कि ये आपको VA दे रखा है, VA की वैल्यू 1 दे रखी है आपको, है ना। और इस एंगल को कितना दे रखा है 60 डिग्री, ये 60 डिग्री होगा बच्चों, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। तो VA का इधर कंपोनेंट निकालते तो वो VA cos 60 आ जाता। तो रस्सी के सिरों के अनुदिश वेग समान कर दीजिए। वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग, वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग, तो वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग VB cos 60, वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग सिरे के अनुदिश वेग VA cos 60, cos 60 से cos 60 कैंसिल, तो VA की वैल्यू VB के बराबर, VA 1 दे रखा था, तो VB भी कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। तो वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग सेम कंस्ट्रेंट में बताया था, रस्सी की लंबाई, रस्सी की लेंथ सेम होती है, इसलिए वेलोसिटी अलोंग द लेंथ सेम कर दोगे, आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ आ गए अपन। 37th क्वेश्चन में बोला हुआ है, बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाई राइजिंग प्लेटफॉर्म एट t = 0 स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, तो एक बॉल को ड्रॉप किया है t = 0 पे, और ये इस तरीके से बॉल नीचे गिरेगी, और है ना, इसमें बोला हुआ है एक प्लेटफॉर्म है उससे गिराई जाती है, और फिर वही जो प्लेटफॉर्म है उसी से एक प्लेटफॉर्म है, मतलब कोई ऊंचाई मान लो, कोई हाइट मान लो, कोई टावर मान लो, वहां से अपन ने छोड़ दिया किसी बॉल को। फिर 6 सेकंड बाद एक और हमने ना एक और बॉल को फेंका है V से, है ना। तो अब 6 सेकंड में ये कुछ नीचे आ जाएगा, तो 6 सेकंड बाद इसे फेंका गया है ना, तो t = 6 सेकंड पे दूसरी बॉल को फेंका गया है v स्पीड से, और 18 सेकंड पर दोनों मिल रहे हैं। अब ये बताइए 18 सेकंड में अगर दोनों मिल रहे हैं तो पहली बॉल तो 18 सेकंड तक चली होगी, इसको तो 18 सेकंड मिले होंगे, लेकिन बच्चों दूसरी बॉल को ना 18 सेकंड नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसे 6 सेकंड बाद छोड़ा है। तो
तो 18 में से 6 माइनस कर दोगे तो दूसरी बॉल केवल 12 सेकंड तक ही चलेगी, क्योंकि 6 सेकंड बाद चल रही है वो। तो अब पहली बॉल को तुमने ड्रॉप किया है तो उसकी स्पीड 0 है, मतलब पहली बॉल के पास केवल एक्सीलरेशन है, केवल त्वरण है, तो केवल एक्सीलरेशन वाला कितना चलेगा, हाफ ए टी स्क्वायर। लेकिन दूसरी बॉल कितना चलेगी, दूसरी बॉल के पास u है, u के कारण ut चलेगा, और a भी है तो हाफ ए टी स्क्वायर भी चलेगा, तो दूसरी बॉल चलेगी vt प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। याद करना दूसरी बॉल के पास टाइम केवल 12 सेकेंड ही है। आंसर आ जाएगा इसका। इसमें आप सॉल्व कर लो इसे। ये g से ये 5 आ जाएगा, तो 5 इंटू 18 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 12 का स्क्वायर बराबर 12 भी है ना। ये 2 से इसको कैंसिल करोगे 5, तो ये इधर आ गया, तो ये वैल्यूज आ जाएंगी अपने पास। तो इसमें आप सॉल्व कर लो इसको, आंसर आ जाएगा। तो इसमें 5 तो कॉमन है, 5 और 18 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, कैसे भी सॉल्व कर लो आप, डिवाइड बाई 12, ये अपने पास आंसर है। तो ये 5/12 है ही, और 18 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर आता हो तो ठीक है, वरना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है, a माइनस बी। 18 माइनस 12 6 हो जाएगा, और 18 प्लस 12 30 हो जाएगा, यही v की वैल्यू आ जाएगी। 6 से इसे कैंसिल करोगे 2 आ जाएगा, 2 से इसको कैंसिल करोगे 15 आ जाएगा, 15 इंटू 5 कितना आ जाएगा, 75, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो याद करना, एक बॉल को हमने ड्रॉप किया है, 6 सेकंड बाद दूसरी बॉल को ड्रॉप किया है, तो दूसरी बॉल को 6 सेकंड कम टाइम मिलेगा। तो एक बॉल को 18 सेकंड समय मिला है, दूसरी बॉल को 12 सेकंड ही समय मिलेगा, और कितना कितना चलेगा वो आपको बता रखा है। ठीक है, चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 नंबर के क्वेश्चन में टेंशन बतानी है, ऑल द सरफेसेस द टेंशन इन द स्ट्रिंग कनेक्टेड टू 2m बतानी है। तो इसमें आप इस रस्सी की टेंशन T मान लो बच्चों, इस रस्सी की भी T आ जाएगी, इस रस्सी की भी T आ जाएगी, और इस रस्सी की टेंशन ना 2T बोलनी पड़ेगी आपको, है ना। हमने बताया हुआ है ये T और T है, तो इसकी टेंशन 2T आनी पड़ेगी। ये बच्चों नीचे आता है तो इस मास को आगे आना पड़ेगा। T और A इनवर्स रेशियो में आता है, एक सवाल और में भी ये जरूरत पड़ी थी, तो T और A इनवर्स रेशियो में, तो यहाँ पे अगर इसकी टेंशन 2T है तो इसका एक्सेलरेशन A ही मानना, इसका एक्सेलरेशन कितना मान लेना, 2A मान लेना, क्योंकि T और A इनवर्स रेशियो में है, जिसकी टेंशन डबल है उसका एक्सेलरेशन कम कर देना, और जिसकी टेंशन कम थी उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा कर देना। इक्वेशन बना लो, इस मास की इक्वेशन, अब इसका एक्सेलरेशन नीचे है तो इस पर सूडो फोर्स किधर लगेगा, ऊपर, तो T की वैल्यू आ जाएगी mg माइनस m इंटू 2a। ठीक है, तो mg तो नीचे है ही, m इंटू 2a ऊपर आ जाएगा। इस पे भी इक्वेशन बना लो, इसकी टेंशन कितनी थी 2T, और पीछे केवल सूडो फोर्स ही लगेगा, तो m इंटू a, m की वैल्यू लेकिन इसकी 2m थी, तो बस आंसर आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। t की वैल्यू ma है, t की जगह यहाँ ma लिख देना, mg माइनस 2ma उधर चला जाएगा, 3ma बराबर mg, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, g/3, a की वैल्यू g/3 आ गई, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, t की वैल्यू आ जाएगी mg/3, है ना। a की जगह मैंने g/3 रख दिया। तुम्हें टेंशन 2m वाले की चाहिए, तो 2m वाले की टेंशन बच्चों 2t है, तो आंसर t नहीं है, आंसर में तुम्हें 2t निकालना है। t की वैल्यू mg/3 थी, तो 2mg/3 यानी थर्ड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, कंस्ट्रेंट का क्वेश्चन है, आने चाहिए आपको, क्वेश्चन कर लोगे, इक्वेशन बनाना, सूडो फोर्स लगाना, एक्सेलरेशन टेंशन में रिलेशन, काफ़ी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी पूछी है आपसे 39 क्वेश्चन में, तो एवरेज वेलोसिटी या औसत वेग होता है विस्थापन बटा समय, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नीट वाले काफ़ी पूछते हैं, तो शुरुआत में कहाँ पे हो आप, शुरुआत में हो 1i कैप प्लस 2j कैप, शुरुआत में क्या बोलोगे 1i कैप 2j कैप, बाद में कहाँ पर आ गए हम 10i कैप और 13j कैप पर। तो ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है बच्चों। डिस्प्लेसमेंट होता था फाइनल माइनस इनिशियल,
डिस्प्लेसमेंट होता था फाइनल माइनस इनिशियल, तो कर दीजिए फाइनल माइनस इनिशियल। 10 माइनस 1 करोगे तो 9 i कैप, और 13 माइनस 2 करोगे तो 11 j कैप। तो ये डिस्प्लेसमेंट आ गया। टाइम से डिवाइड कर दो, 0 सेकेंड से 5 सेकेंड तक चले हो, 5 से डिवाइड कर दो, फर्स्ट इसका आंसर आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर काफी जगह जरूरत पड़ती है, आना चाहिए अपने को लिखना, ठीक है। बीच वाले पॉइंट्स की इसमें कोई जरूरत नहीं है, डिस्प्लेसमेंट तो इनिशियल से फाइनल के बीच में होता था। 39वां क्वेश्चन हो जाएगा। आगे चलिए इसमें, और क्वेश्चन नंबर 40 में आ जाते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 40 में बोल रखा है वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट इज √3/2 टाइम्स इनिशियल वेलोसिटी। बच्चों मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी होती है u cos थीटा। अगर इनिशियल स्पीड u हो, एंगल थीटा हो, तो अधिकतम ऊंचाई पर या मैक्सिमम हाइट पर स्पीड u cos थीटा होती है। क्वेश्चन ने वो √3/2 टाइम्स दे रखी है इनिशियल स्पीड की, तो अधिकतम ऊंचाई की चाल √3/2 गुना प्रारंभिक चाल के, मैक्सिमम हाइट पे जो भी स्पीड है वो √3/2 टाइम्स u दे रखा है। u से u कैंसल, cos थीटा की वैल्यू √3/2, cos थीटा √3/2 मतलब थीटा कितना आ जाएगा 30 डिग्री। थीटा 30 डिग्री है तो हमें रेंज बतानी है। रेंज का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। u स्क्वायर और g तो वैसा ही रहेगा। अब u स्क्वायर और g वैसा ही रहा, थीटा की जगह तुम 30 लिखोगे तो साइन 60 हो जाएगा। वो साइन 60 की वैल्यू भी कितनी होती है √3/2, तो आंसर आ जाएगा फर्स्ट, ये इसका आंसर आ जाएगा। आसान सवाल करना चाहिए था आपको टेस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपन, तो 41 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा बच्चों। 41 नंबर के क्वेश्चन में बोला हुआ है कार स्टार्ट्स मूविंग विद एक्सेलरेशन। एक कार है, कार का एक्सेलरेशन दिया हुआ है 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। कार का एक्सेलरेशन है 4। एक बस है 100 मीटर बिहाइंड द कार, तो एक बस जो 100 मीटर इससे पीछे है, और अब बस 100 मीटर बिहाइंड द कार साइमल्टेनियसली टूवर्ड्स कार एट, तो ये आगे जाती है 20√2 मीटर पर सेकेंड से। तो 20√2 मीटर पर सेकेंड से ये कार आगे जा रही है, और इनका मिलन कब होगा, कब ये मिलेंगे, वो टाइम निकालना है। तो मान लीजिए इस पॉइंट पे ये मिल रहे हैं, तो कार को भी यहाँ तक आना पड़ेगा, SC मान लीजिए ये डिस्टेंस कवर्ड बाय कार, बस को भी यहाँ तक आना पड़ेगा, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय बस, तो दोनों यहाँ पे मिल जाएंगे, इनका मधुर मिलन हो जाएगा, इनकी यहाँ मीटिंग होगी, और यहाँ मिल रहे हैं तो ये डिस्टेंसेस लिख दो, 100 प्लस डिस्टेंस ऑफ कार इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ बस। ये दिख रहा है यहाँ से, ये 100 प्लस डिस्टेंस ऑफ कार, ये किसके बराबर आ जाएगी, बस की डिस्टेंस के बराबर। इक्वेशन बना दो, 100 तो है ही, और कार की डिस्टेंस, अब कार के पास केवल स्पीड है, तो स्पीड वाला ut चलता है 20√2 इंटू टी बराबर बस की डिस्टेंस। तो बस जो है उसकी डिस्टेंस लिखनी पड़ेगी। अच्छा ये तो कार की लिखनी थी, और कार जो है, कार के पास तो ये आपको दिया हुआ है 4, तो वैल्यूज ठीक से लिख लेना आप, क्योंकि कार के पास केवल एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन वाला कितना चलता है हाफ AT², तो हाफ AT²। और बस के पास केवल स्पीड है, स्पीड वाला कितना चलेगा बच्चों, ut चलेगा। तो ये सब बताया हुआ है, सेकंड इक्वेशन होती थी, केवल स्पीड वाला ut चलेगा, केवल एक्सेलरेशन वाला हाफ AT² चलेगा। तो दोनों अगर होते तो ut प्लस हाफ AT² चलता पार्टिकल। तो स्कूटर, ये क्या बोलते हैं इसको, कार और बस के लिए बात की गई है। तो कार जो है, कार के पास केवल एक्सेलरेशन है तो हाफ AT², और बस के पास केवल स्पीड है तो ut। सॉल्व कर लो इसे आप, ये कितना है 100 प्लस यहाँ से 2t² और इक्वल्स टू 20√2t। ये इक्वेशन हमारे पास आ रही है। इसमें से 2 भी हटा सकते हो, 2 हटा दोगे तो इक्वेशन बन जाएगी 50 प्लस t²। 2 को डिवाइड कर दिया, 50 प्लस t² बराबर 10√2t। ये बच्चों इक्वेशन आ जाएगी। अब या तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लो, या तो इस द्विघात समीकरण को हल कर लो, या एक टाइम इसमें रख के देख लो जिससे आंसर बन जाए। तो आप 5√2 रख के देख लो एक बार कि आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो 50 तो 50 है, t की जगह यहाँ पे 5√2 रखोगे तो 5√2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 इंटू 2,
तो ये हो गया, इधर 10√2 है ही और t की जगह 5√2 और रख देना 5√2। तो बता दो इससे आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये 50 और 50 ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और ये भी कितना हो जाएगा, 50 × 2 ये भी 100 हो जाएगा। 100 = 100 मतलब 5√2 सेटिस्फाई कर रहा है, 5√2 इसका आंसर आ जाएगा, है ना। वरना तुम द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व भी कर सकते हो, आनी चाहिए आपको द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना। और नोट्स में, पैकेजेस में कई बार ये सब सवाल करवाए हुए आने चाहिए, ये मिलन के सवाल, मीटिंग के क्वेश्चंस। आगे चलते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला सवाल 42 नंबर का क्वेश्चन, 42 नंबर का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। 42 में आपसे पूछा हुआ है, प्रोजेक्टाइल मोशन का सवाल है। ये सब इक्वेशंस आपको दे रखी हैं। तो बताइए इस 42 नंबर के क्वेश्चन में अपने को y और x में रिलेशन चाहिए। तो आप ना, टाइम तो दिख नहीं रहा है, तो आप इसमें प्रोजेक्टाइल के पाथ की इक्वेशन क्या होती थी, y = x tan थीटा 1 - x/r, ये इक्वेशन होती थी। आओ ये इक्वेशन लगा देते हैं। अब इस इक्वेशन में ना, इस P पॉइंट के लिए कोऑर्डिनेट या निर्देशांक इसके क्या हो जाएंगे, x1, y। इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए x1 चलना पड़ेगा और ऊपर y जाना पड़ेगा। तो y की जगह y लिखा, लेकिन x की जगह आ गया x1। इस बिंदु के लिए, इस पॉइंट के लिए इक्वेशन लगा रहे हैं। इनिशियल एंगल tan थीटा दे रखा है और नीचे 1 - x की वैल्यू x1 है, लेकिन रेंज परास कितनी है इसकी, x1 + x2 है। तो ये इक्वेशन आ जाएगी। देखो इसको सॉल्व कर लो, कुछ आंसर आ जाए तो। y = x1 tan थीटा तो है ही बच्चों, एलसीएम लोगे तो नीचे x1 + x2 तो है ही, x1 + x2। एलसीएम लोगे तो ये x1 x2 ऊपर गया और -x1 हो गया, तो ऊपर केवल x2 बाकी रह गया। तो ये बन गया आपके पास y = x1 x2 tan थीटा / x1 + x2, यानी सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। पहले भी बोला मैंने आपको पता होना चाहिए। अब इसमें सारे ऑप्शन में ना टाइम दिखानी मेरे को। प्रक्षेप्य गति में, प्रोजेक्टाइल मोशन में टाइम किस इक्वेशन में नहीं आता, टाइम किस समीकरण में नहीं आता है, वो टाइम नहीं आता है पाथ की इक्वेशन में, पथ के समीकरण में। तो वो इक्वेशन लगाओ, सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न की तरफ आ जाते हैं अपन। तो 43 नंबर का क्वेश्चन, 43 में बोला हुआ है पार्टिकल की पोजीशन है। तो एक इसमें वापस से पार्टिकल या कण दिया हुआ है 6i और 10j, है ना। तो 6i है, मतलब x में दूरी 6 है और y में दूरी कितनी है, 10 है। 6, 10 दिया हुआ है और इसका एक्सेलरेशन दिया हुआ है, इट स्टार्ट्स मूविंग विद एक्सेलरेशन। तो इसका एक्सेलरेशन या इसका त्वरण दिया हुआ है 4i। तो इसका एक्सेलरेशन है 4 तो i में, और इसका एक्सेलरेशन, इसका त्वरण दिया हुआ है 5j में, मतलब नीचे की तरफ दिया हुआ है। ये एक्सेलरेशन दिया हुआ है। तो कितने समय पर ये x एक्सिस को क्रॉस करेगा। अब x एक्सिस यही है ना, x एक्सिस, इसको क्रॉस करना है। इसको क्रॉस करने के लिए इसको कितना चलना पड़ेगा, 10 चलना पड़ेगा। और आपको बताया ना, केवल u वाला ut चलता है, केवल a वाला हाफ at² चलता है, केवल a है इसके पास। तो केवल इस डायरेक्शन की बात करिए आप, इस डायरेक्शन में, मतलब y डायरेक्शन में चलना कितना है, 10 और हाफ at²। हाफ at² क्यों लगाया, क्योंकि एक्सेलरेशन है, केवल वेलोसिटी है नहीं, बस यही आंसर है। ये 2 आ जाएगा, t² 4 आ जाएगा, t की वैल्यू 2 सेकंड आ जाएगी। तो 2 सेकंड में ये इसे क्रॉस कर लेगा। चित्र बना लो और देख लो क्या बोला गया है। x एक्सिस को क्रॉस करना है तो मतलब 10 मीटर चलेगा तभी तो x एक्सिस को क्रॉस करेगा। केवल एक्सेलरेशन के कारण चलता कितना है पार्टिकल, हाफ at² चलता है। वो चलाइए, आंसर आ जाएगा अपने पास। चलिए, तो 43 नंबर का क्वेश्चन भी हो जाएगा। और फिर बारी आती है बच्चों 44 नंबर के क्वेश्चन की। 44 नंबर के क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 44 नंबर के क्वेश्चन बोल रखा है बस विद वर्टिकल विंडशीट। तो एक बस है, उसके आगे का जो कांच है वो क्या है, वर्टिकल है ना, और मूव्स हॉरिजॉन्टली। तो ये वेलोसिटी ऑफ बस आगे जा रही है बच्चों 40 और i कैप। ठीक है, तो बस किधर जा रही है, आगे की तरफ जा रही है। और रेंज जो है फॉलिंग वर्टिकली विद स्पीड, तो रेंज जो है वो नीचे गिर रही है। तो बस तो जा रही है आगे
और वर्षा या रेन गिर रही है नीचे 30 किलोमीटर पर आवर से। तो एट द एंगल एट विच रेन ड्रॉप्स स्ट्राइक्स द विंडशील्ड। तो ये बताइए, ये जो आगे का कांच है ना, ये ऊर्ध्वाधर है, ये वर्टिकल है। तो आपको वर्टिकल से एंगल पूछा हुआ है कि कितने एंगल पर ये वर्षा की बूंदें टकराएंगी। तो फॉर्मूला बताया था आपको कि वर्टिकल से एंगल निकालना हो, ऊर्ध्वाधर से वर्टिकल से एंगल निकालना हो, तो फॉर्मूला उसका आता था VM/VR। फॉर्मूला याद करना पड़ेगा आपको। होता कहते कहते था ये, है ना, कि ये VR नीचे आ रहा है तो VM इस तरफ से था, तो हम VRM निकाल लेते थे, है ना, मतलब वर्षा का वेग रेन की वेलोसिटी मैन के रेस्पेक्ट में। तो VRM होता था VR माइनस VM, इस VM को उल्टा कर देते थे, फिर ये एंगल का फॉर्मूला बन जाता था। तो tan अल्फा का फॉर्मूला आ जाएगा VM/VR। ये वर्टिकल से एंगल है क्योंकि विंडशील्ड भी वर्टिकल है, क्योंकि ये विंडशील्ड ऊर्ध्वाधर है तो ऊर्ध्वाधर से कोण आ जाएगा। VM कितना है? VM मैन मतलब 40, बस मानो मैन मानो, और नीचे कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। तो ये 40/30 आ जाएगा। 4 और 3 का ट्राइंगल होता था बच्चों, ये 40 है, ये 30 है, ये 50 है, तो ये एंगल कितना होता था? 53 होता था। तो 40/30 मतलब 53 डिग्री एंगल वो आ जाएगा ऊर्ध्वाधर से या वर्टिकल से। ऊर्ध्वाधर या वर्टिकल से क्यों निकाल रहे हैं एंगल? क्योंकि विंडशील्ड खुद वर्टिकल है, तो वर्टिकल या ऊर्ध्वाधर से एंगल निकालना पड़ेगा, है ना। आगे वाला कांच ऊर्ध्वाधर ही है, तो ऊर्ध्वाधर से कैसे वर्षा गिरेगी, वर्टिकल से कैसे वर्षा आके टकराएगी, यही आपसे पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 44 भी अपना हो जाएगा। चलिए आखिरी क्वेश्चन करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 45। तो इस क्वेश्चन में अगर बच्चों अपन देखें तो इसमें बोला हुआ है अपने से कि एक वर्नियर स्केल है, उसके 100 डिवीजन्स जो हैं, इसके 100 डिवीजन्स में और कोइंसाइड विद 99 मेन स्केल डिवीजन। तो 99 मेन स्केल डिवीजन वो 100 वर्नियर डिवीजन के बराबर हैं। आप इसके लेक्चर देख लेना, उसमें मैंने बताया हुआ है आपको कि मेन स्केल डिवीजन कुछ रीडिंग करता है और वर्नियर स्केल भी कुछ रीडिंग करता है। तो कम से कम जो रीडिंग होती है ना, उसको लीस्ट काउंट या अल्पतमांक कहते हैं अपन। तो बताइए मेरे को कि लीस्ट काउंट होगा कितना, मतलब कम से कम कितना मेजरमेंट कर सकते हो। मेन स्केल डिवीजन वो भी मेजरमेंट कर रहा है, वो भी मापन कर रहा है, वर्नियर डिवीजन वो भी मापन कर रहा है, लेकिन सबसे छोटा मापन आप कितना कर सकते हो? ये भी बिल्कुल सही मापन कर सकते हो आप, ये भी बिल्कुल सही मापन कर सकते हो। तो कम से कम कितना मापन कर सकते हो, कम से कम कितना मेजरमेंट कर सकते हो, इसमें से इसको माइनस करो, वो होता है कम से कम मेजरमेंट जो आप बिल्कुल सही कर सकते हो। MSD है ना, ये भी आप बिल्कुल सही मेजर कर सकते हो। मेन स्केल डिवीजन दिख जाएगा आपको, वर्नियर स्केल का डिवीजन वो भी आपको बिल्कुल सही दिख जाएगा। तो मतलब छोटे से छोटा सबसे सही मेजरमेंट, उसी को लीस्ट काउंट, उसी को अल्पतमांक कहते हैं, वो कितना दिखेगा आपको? मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। तो ये आपको निकालना है इसमें कि लीस्ट काउंट कितना होगा इसका। तो बस लीस्ट काउंट निकाल लीजिए आप। मेन स्केल डिवीजन आपको दिया हुआ है कि मुख्य स्केल पे 0.5 मिलीमीटर, मेन स्केल पे 0.5 है, तो ये 0.5 आ जाएगा, ठीक है ना, 0.5 मिलीमीटर। और वर्नियर स्केल डिवीजन के मेजरमेंट आप कैसे निकालोगे कि 9 मेन स्केल डिवीजन 100 वर्नियर डिवीजन के बराबर है। तो एक वर्नियर डिवीजन कैसे लिखोगे? यहाँ पे एक वर्नियर डिवीजन निकालना है तो नीचे आ जाएगा 99/100 इंटू मेन स्केल डिवीजन, वही वर्नियर डिवीजन की वैल्यू आ जाएगी। तो वर्नियर डिवीजन किसके बराबर आ जाएगा? 99/100, और किससे गुणा करना पड़ेगा? मेन स्केल डिवीजन से। मेन स्केल डिवीजन कितना था? 0.5 था, तो कितना हो गया ये? 99/100 इंटू मेन स्केल डिवीजन। मेन स्केल डिवीजन कितना था? 0.5 था। बस ये आंसर है। 0.5 कॉमन ले लेना इसमें से, 0.5 कॉमन ले लिया तो 1 में से माइनस करोगे, 1 माइनस यानी 1/100 आ जाएगा। 1/100 कितना आ जाएगा? 0.005 मिलीमीटर। ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका भी आप लेक्चर ऑनलाइन भी देख सकते हो, तो आपको ये वर्नियर कैलिपर आराम से समझ में आ जाएगा। तो यही इस पेपर का सारा डिस्कशन है। जल्दी नेक्स्ट पेपर में मिलते हैं बच्चों, लगते रहिए, जान लगा दीजिए वरना जाने दीजिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर बच्चों।